नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। इस खास शो हेडलाइन के पीछे मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे संपादकों का पैनल हाजिर है। हम बताएंगे आपको खबरों के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में काफी कुछ इस वक्त चल रहा है। और शुरुआत करते हैं हम टीएमसी के बारे में चर्चा करने के लिए। जोयता, असली टीएमसी कौन होने वाली है? क्या ममता बनर्जी से सिंबल भी छिन जाते हुए नजर आ रहा है आपको? रीता ब्रोता का आज बड़ी अहम बैठक हुई है दिल्ली में। लगता तो है, और जो हुआ था महाराष्ट्र में, जो हुआ था उसका रिपीट होने का चांस तो इधर है। और अब इनफैक्ट आप अगर पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक तरफ से सबसे ज़्यादा ड्रामा तो टीएमसी में ही हो रहा है। महुआ मोइत्रा को देखा कल, वो टीएमसी का फ्लैग लेके, झंडा लगा के अंडे थ्रोइंग के अपोज कर रहे थे। आज तो सबको बुला लिया, NYT, गार्डियन, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गई कि मेरे ऊपर अंडे फेंका गया। एक्चुअली उसके ऊपर नहीं फेंका, उसके ऑफिस बढ़ गए, वहाँ कीमत बढ़ गई उनके ऑफिस के अंदर। लेकिन हाँ, आपको तो देना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा, उनको पता है कि कैसे न्यूज में रहना चाहिए, बने रहना है। टीआरपी क्या ये असमंजस दिखा रहा है लोगों में, जो असमंजस थी? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन टीएमसी के खिलाफ रोष जो है सड़कों पे तो आ ही रहा है, मगर जो है विधायकों में भी दिख रहा है, क्योंकि रोज कोई नया नेता बागी हो जाता है। राकेश, देखिए उदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि जिस तरह से जो ममता बनर्जी गुट के जो नेता हैं, उनका जो है जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको अंडों से स्वागत हो रहा है। तो जिस तरह से सूरत हाल है, अब जिस तरह से जोयता जिक्र कर रही थी महुआ मोइत्रा का, अब देखिए ये दिल्ली में जब टीएमसी थी तब उनका आप रुतबा देखते, आज जो है किस तरह से उनका रुख है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या असली टीएमसी का जो चिन्ह है, क्या ममता बनर्जी छिनेगा? कानून क्या कहता है? क्योंकि आपके इसी सूत्र हैं काफी, राकेश जी। आप ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कैसी ये प्रक्रिया चलती है। क्या असली वजूद होगा? कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने जिला परिषद सदस्य हैं, या कुछ और? देखिए, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज पूरी सुनी है रीता बनर्जी की बात को, और सबसे बात है कि इससे तीखी प्रतिक्रिया सौगत राय की आई है, जो ममता बनर्जी गुट की हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये पटल पर ठहरता है या नहीं, जो असली किसको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर चुनाव आयोग जो भी डिसीजन देगा, फिर ये मामला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय के जिस तरह से अगर प्रेसिडेंट्स देखें, हाँ, प्रेसिडेंट है तो महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है। जी अजीत जी, क्या ये लंबी लड़ाई है सिंबल के लिए, पार्टी के नाम के लिए, या फिर कुछ ही 6-7 महीने में फैसला हो जाएगा? संख्या बल के हिसाब से तो ममता बनर्जी के हाथ से मामला निकल गया है, और कुछ औपचारिकताएं होंगी, कुछ भागदौड़ होंगी कोर्ट कचहरी, तो कुल मिला के ममता बनर्जी के पास अब वो चुनाव चिन्ह नहीं रहने वाला है। टीएमसी भले अब नहीं बनाए, जैसे शिवसेना ने यूवीटी उद्धव ठाकरे कुछ समथिंग बना दी है, ऐसी कोई एक नई पार्टी का जन्म बंगाल में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मुझे उसमें भी, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के पास पीछे से 2-3 दलों का साथ था, कांग्रेस का था, शरद पवार पार्टी था, तमाम थे, 3-4 दल थे, इसलिए वो उन्होंने वहाँ पे अपने को खड़ा रखने की कोशिश करी। हालांकि वो भी धीरे धीरे वहाँ पर एक तरीके से अकेले रह जाएंगे अपने बेटे के साथ और संजय राउत के साथ, ऐसी ममता। लेकिन वहाँ ममता बनर्जी बंगाल में अकेले हैं, उनके पास उनका एक भतीजा है अभिषेक बनर्जी, बाकी मुझे नहीं लग रहा उनके साथ एक सांसद है, 1-2 सांसद है। तो संख्या बल दल पता नहीं कल्याण बनर्जी सौगत रॉय रहेंगे या नहीं रहेंगे, नहीं कुछ नहीं पता। कल्याण बनर्जी तो एक बार बोल भी चुके हैं, बयान दे भी चुके हैं। मेरा कहने का मतलब कि देखिए, अब जब जहाज पूरी तरह डूब रहा है तो उसे मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ संभावना बचती। अच्छा, कुछ देर के लिए तो ऐसे भी लग रहा था कि महुआ मोइत्रा चली जाएगी। हाँ, उन्होंने जब उसकी तरह से सुवेंदु अधिकारी की तारीफ कर, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, ये सब बोल रही थी। हाँ, और अब सुनिए, अब जो बाकी जो टीएमसी के जो एमपीज थे, अभी तो टीएमसी नहीं है कोई भी, वो जो सब बोल रहे हैं ना ममता बनर्जी के बारे में, ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी के बारे में, महुआ मोइत्रा के बारे में, वो जो रचना बनर्जी है, वो जो टीवी स्टार, वो तो एमपी बना दिया ना, हुगली से एमपी है वो ओपनली बोल रहे हैं कि करप्ट है, महुआ तो करप्ट है, चोरी किया है, ये किया है, वो किया है।
अपना ही खोल रही है पर्दा। अब जो है धीरे हाँ, धीरे जो धीरे अंदर खुद था ही खोल रहे अब हैं खुद ही सब। खोल रहे हैं दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक बैनर्जी मगर ये जो में अंडों की कितने बरसात सारे- हो रही है, मगर ये जो अंडों की बरसात हो रही है, ये क्या सही है जोयता या नहीं? क्योंकि हाई कोर्ट कह रहा है गलत है और लोग कह रहे हैं, देखिए, गलत लोग तो जमीनी है। स्तर पर लोग कह रहे हैं कि फिर बीजेपी में क्या फर्क है? अगर टीएमसी ने ऐसा किया लेफ्ट के जाने के बाद, तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रहा है? फर्क तो कुछ है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 2026-2021 का चुनाव में टीएमसी जीतने के बाद वो अंडा नहीं फेंक रहे थे, वो बम फेंक रहे थे, वो ग्रेनेड फेंक रहे थे, वो कट्टा चला रहे थे। लोगों को ये सबको पता है कि क्या हुआ था। उधर मैंने कलकत्ता में मैं सुनी, वो टैक्सी ड्राइवर है वो अगर घूमे तो, कि पॉन्ड जो है ये जिसको तालाब बोलते हैं, उसके अंदर फॉलीडॉल मिला रहे थे कि मछली मर जाए। हाँ, तो कंपैरिजन तो है नहीं उदय, देखिए, ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी लेकिन- की जो कार्यप्रणाली है उसमें ये चीजें सूट नहीं करती हैं बीजेपी को। नहीं, देखिए ये अलग बात है, अलग है क्या नहीं, क्या अंडे का फेंकना? बीजेपी नहीं, के अंडे का यहाँ फेंकना। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ना अजीत जी, कि नाराजगी जमीन पर इतनी है ना। हाँ। वो टीएमसी ठीक के है। गुंडे ने, नहीं वो ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं यही कह तो रहा हूं है, नाराजगी टीएमसी होगी। के गुंडे ने जिस तरह से लोगों को परेशान किया, परेशान कट मनी, किया था। आप घर बनाना है उसके लिए हाँ, तो पैसा वो तो दीजिए, 35-40 साल आपका से नौकरी चाहिए उसके लिए कम्युनिस्ट पैसा, पार्टी के राज में तो भी यही हुआ, आप जो है इन्हीं के राज में भी यही हुआ। कलकत्ता में ये जोगिता जी हमसे ये भले ही अब सरकार आई हो, जी। लेकिन इतनी परेशानी दिखती बहुत थी। दिन से बोल और रही ये हूँ। कब से ऐसे वाकया इन्होंने जिक्र किया है कि मैं जैसे यहाँ पर उत्तर टेलीविजन प्रदेश पर नहीं में बता जैसे एक सकता। जमाने में 90 के दशक में यूपी में होता था, तो सेम वही होता है। तो लग रहा है कि ममता के हाथ से छिनने वाली है टीएमसी। इस पे तो हमने चर्चा कर नहीं, लिया। जाएगी। हाँ, जाएगी। जाएगी। आप कह रहे हैं जाएगी। और हमने अब ये भी आपने आकलन कर दिया अजीत जी कि शिवसेना भी लगता है कि एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई है, और अब सिर्फ बाप बेटे बच गए, और संजय राउत और बाप बेटे ठाकरे बेटे। परिवार में। हाँ। मगर अब एनसीपी के बारे में बात करते हैं। हाँ। एनसीपी में हम देख रहे हैं राकेश जी, और फिर मैं अजीत जी पर भी आऊंगा कि राकेश जी, एनसीपी में ज्यादा और फूट नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है मॉनसून सत्र से पहले या फिर नहीं? एक फूट तो हो ही चुका है जब अजीत पवार ने तोड़ दी थी पार्टी को, मगर अभी बात हो रही थी कि पिछले 1 महीने में भी, 4 हफ्तों में भी एनसीपी में फूट हो सकती है। फिर विलय की खबर आई, फिर विलय की खबरों को खारिज करी। तो एनसीपी में देखिए, क्या चल रहा है? एनसीपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से जो वहाँ पर गठबंधन है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे का, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एनसीपी को साफ तौर पे ये इस बात को कहीं ना कहीं सता रहा है। और परिवार के जो तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो कम से कम चाहते हैं कि टीएमसी का ये एनसीपी का पवार जो शरद पवार गुट है उसका जो विलय कर दिया जाए। तो ये अब ये क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी की डिमांड है, क्योंकि जिस तरह से इनका दशा और दिशा दिख रहा है, और जो दूसरे आप शिंदे गुट का आप देख लीजिए क्या स्थिति, छोटी पार्टी, इन्होंने तोड़ा पार्टी को। अब देखिए कि 6 सांसदों को उन्होंने मिला लिया। अब ठाकरे गुट है वो अब मैंने 3-4 नेता दिख रहे हैं जो कि उनके साथ दिख रहे हैं। तो और विधायक भी आप देखिए कि 14 विधायकों की अलग वहां पर बैठक भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एनसीपी में और जो शरद पवार के जो फैमिली में है, ये बात चल रहा है कि क्या किया जाए इसको लेकर। और इसी को लेकर अजीत जी जो हैं खास तौर पर शरद पवार से बहुत खासे नजदीक तो बताइए अजीत जी आप कि क्या एनसीपी का रुख क्या रहने वाला है? अजीत पवार की अगर डेथ नहीं होती तो ये इन लोगों के आपस में एक तय हो गया था कि शायद विलय करने वाले थे, दोनों एनसीपी एक होने जा रही थी। ऐसी खबर आ रही थी। ऐसी खबरें आ रही थी और एक मीटिंग होने वाली और थी। इस वजह से इतनी जल्दी से सुनेत्रा पवार का शपथ करवा लिया। हाँ, अब वो फिर ये हुआ कि भाई ये कहीं फिर से अलग अपना एक ग्रुप ना बना ले, लेकिन अब वो सारे हालात बदल गए। अब शरद पवार जिस स्थिति में है, जो उनका स्वास्थ्य है, उस स्थिति में एनसीपी शरद पवार का भविष्य बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर वो अब वहाँ पे 2 दुविधा ही है कि अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो जो बचे 4-6 जो सांसद हैं उनके, वो शायद फिर उनको नहीं टूटेंगे वो। अब सुप्रिया सुले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई हमसे किसी ने कोई अभी चर्चा नहीं करी है, ना हम कांग्रेस में जा रहे हैं, ना कोई ऐसी बात हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस में जाने वाली बात होगी। अब क्योंकि कांग्रेस आज राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उससे पार्टी के ही नेता दुखी हैं।
तो फिर शरद पवार की पार्टी के नेता को भी लग रहा है भाई राहुल गांधी जो जिद की राजनीति कर रहा है वो सूट नहीं कर रही है अपोजिशन को, वो एक तरफा फैसले कर रहे हैं। उन्होंने अभी अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में प्रभारी एक विवादास्पद आदमी को भेज दिया, उसकी वजह से उसने हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी, अरविंद केजरीवाल ने पर एक्शन लिया। उसके बाद वो दलित की राजनीति करना चाह रहे हैं, वो रीजनल पार्टियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने खुलेआम बोला है कि रीजनल पार्टियां नहीं होनी चाहिए, आपको आना है तो कांग्रेस में आओ। तो मेरा कहने का मतलब कि अब जैसे अब पंजाब तो कांग्रेस में विलय होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा विलय होगा, मुझे लग रहा है बीजेपी के साथ ही कुल मिला के अगर ये कांग्रेस में जाने की कोशिश करें तो शरद पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं, ऐसा क्या? शरद पवार क्या वो सांसद क्या ये मानसून सत्र के पहले हो सकता है? नहीं, मानसून सत्र में बड़ा रोल देखना होगा। एनसीपी की 6 सांसद गायब होते हैं वोटिंग के दिन अगर परिसीमन बिल आता है तो सब कुछ वो क्योंकि जो अभी हम लोग तमाम चर्चा कर तो जो भी एनसीपी में खेला होगा या नहीं होगा वो मानसून सत्र में होगा। जो देखो अगर बीजेपी ने शायद सेटलमेंट कर लिया है सबका ही, तो वो एक्चुअली देखिए सब कुछ डिपेंड करता है वो जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी कितना, हाँ, क्योंकि डीएमके सबसे बड़ी बात है कि डीएमके क्या करेगा, सबसे बड़ी बात वो वॉकआउट करेगा और एनसीपी भी अगर वॉकआउट करे, क्योंकि जो लोग ये जो अपोज किए हैं पहले सेशन में, बजट सेशन में जो अपोज किए हैं वो डिलिमिटेशन बिल को, वो लोग किस मुंह से जाके सपोर्ट करेगा, निकल जाएगा, वही देखना पड़ेगा। उधर ही उस दिन ही पता चलेगा कि कितने लोग निकल रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस ने रास्ता खोल दिया ना उनके लिए। पर एक और बड़ा सवाल है सुप्रिया सुले का भविष्य भी क्या है, उसी को तो सिक्योर करना चाह रहे हैं शरद पवार। तो देखिए हमको जो अंदरूनी सूत्रों से जो टॉप सोर्सेज हैं एनसीपी के अनुसार ये चल रहा है कि सुप्रिया सुले को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, ये दिल्ली में रोल करें और वहां पर सुनीता पवार जो हैं वो अपने जिस राजनीति कर रही हैं उसको किया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मगर एनसीपी को अगर जगह मिलती है इस कैबिनेट फेरबदल में भी तो एनसीपी कोटे से तो शायद शरद प्रफुल्ल पटेल आएंगे। हाँ, प्रफुल्ल पटेल आएंगे। क्यों आएंगे प्रफुल्ल पटेल? अच्छा, मेरा मानना है उसमें दुविधा है। हाँ, उसमें दुविधा है। देखिए अभी राजनीति में तभी तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्या प्रफुल्ल पटेल को लेगा? हाँ, मंत्री नहीं लेगी, बहुत कई मामले हैं, काफी गड़बड़ है। एयर इंडिया सबको पता है कि एयर इंडिया का क्या हुआ था। हाँ, देखो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल को लेकर हम जो लगा तमाम जो खबरें चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, कब होगा मानसून सत्र से पहले होगा कि बाद होगा, बाद में होगा। तो अब उस जो स्थिति अभी मुझे जो लग रहा है कि भाई संख्या बल अगर वाकई सरकार जुटाने की कोशिश कर रही है, आप तो कह रहे 2027 में होगा फेरबदल, मेरे को तो ऐसा होता दिख रहा है। आपका आंकलन है। लाल डायरी कब आएगी राकेश? लाल डायरी में लिखा है कब होने वाला है फेरबदल। लाल डायरी कल आएगी और कल जो है कल उसको हम डिटेल आपको बताएंगे कब आने जा रहा है। चलिए, तो फेरबदल का टॉपिक हम कल उठाएंगे, मगर अब हम बात होगा कुछ पता अब हम बात नहीं कल पता चलेगा, हम बात क्योंकि लाल डायरी कल आएगा। तो थोड़ा समय आप इंतजार करिए ना, दर्शक भी इंतजार करेंगे। कल के एपिसोड के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, मगर अब आशा का दौरा कैंसिल हो गया ना, ले तो लोगों को फिर अटकलें गर्म हो गई क्या। लेकिन अब 5 तारीख उड़ीसा दौरा रद्द हो गया, लेकिन 3 तारीख तक तो पीएम बिजी हैं, 4 तारीख को राजस्थान जा रहे हैं। अब एक दिन में 5 तारीख का डेट बनता है, लेकिन भाई साहब लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी अगर जो विस्तार करेंगे, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट को अगर हम जानते हैं तो उनसे बात करते हैं 5 का सिग्निफिकेंस इस शो के बाद। 5 का सिग्निफिकेंस शायद ये भी अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है। ये भी अच्छे ज्योतिषी हैं अजीत मंडोला जी, ये बताएंगे राजनीति। देखिए 5 तारीख का देखो प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का जो तरीका है ना, वो चौंकाते हैं। वो चौंकाने के अलावा देखो क्या है कि वो पूरा एक उसका जो इस बार विस्तार करेंगे, वो पहली बार तीसरी पारी का ऐसा पहली बार एक तरीके से गठन होगा सरकार का। तीसरी पारी में तो उन्होंने कुछ नहीं करा, जो जैसे थे वैसे रहे। तो इसके लिए पूरी 1 हफ्ते तक कवायद चलेगी। पहले दिन खबर रिलीज होगी, फिर बताया जाएगा, तमाम अनुमान। इस पे भविष्यवाणी तो पंजाब की खबर है। हाँ, इस पे भविष्यवाणी तो हम कल करने वाले हैं। पंजाब पे लौटते हैं। पंजाब मिटेगा कांग्रेस को वजूद क्या, बताइए। पंजाब के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब कांग्रेस की भविष्यवाणी अजीत मंडोला जी के सामने क्या होने वाला है। नहीं देखो पंजाब में कांग्रेस और ये जो नई लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी में, जिससे मनीष तिवारी असंतुष्ट हैं, कुछ और लोग संतुष्ट हैं, इसमें क्या खबर है? ये बहुत चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। देखिए राहुल गांधी ने जो अंबेडकर की राजनीति लेके चल रहे थे, दलित राजनीति लेके चल रहे थे, तो पंजाब में उन्होंने फेल हो गई वो। पंजाब में उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो कहा कि भाई हमको संविधान बचाना है और अम्बेडकर को वापस लाना है,
लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी यही कह रहा था कि मैं भी संविधान को बचाऊंगा और मैं भी अम्बेडकर को लाऊंगा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं बनाया, राजा वड़िंग को बनाया। राजा वड़िंग पहले से ही थे। बने रहे। हाँ, राजा वड़िंग बने रहेंगे। जट सिख वहाँ पे सीएलपी लीडर भी है प्रताप सिंह बाजवा, और जट सिखी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है। बाकी कैंपेन कमेटी का ये मत भूलिए कि राजा वड़िंग को किसने ऊंचाइयों पे पहुंचाया? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देखो राहुल गांधी के अभी एक प्रदेश अध्यक्ष कौन से प्रदेश के थे, मैं कह रहा था कि वो फेल हो गए, जीतू पटवारी फेल हो गए थे। ऐसी तो अगर राजा वड़िंग को बचा के राहुल गांधी ने ये कोशिश करी कि भाई मेरा आदमी इसको लेकिन अब खबरें क्या आ रही हैं कि अभी बीजेपी पंजाब में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने के चक्कर में। मनीष तिवारी असंतुष्ट है, क्या मनीष तिवारी बीजेपी में जा सकते हैं? जोयता, आपका क्या सोचना है इस पर? क्योंकि मनीष तिवारी आज कह रहे हैं एंटीडोट क्या है इनसिक्योरिटी का। उन्होंने एक शेरो शायरी में तीखा बयान दिया है, क्योंकि एक आर्टिकल आया है कि 7 सांसद है राकेश जी, कांग्रेस पार्टी के 7 सांसद है, उनमें से 6 को एडजस्ट कर दिया है, को चेयरपर्सन बना दिया है, कुछ ना कुछ दे दिया है, सबको कुछ ना कुछ दे दिया है, मगर मनीष तिवारी को कुछ नहीं। क्यों जोयता? लेकिन डिफेक्शन होने से, बीजेपी से जाने से तो कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि वो तो बाकी 6 को लेके जाना पड़ेगा। ये तो राघव चड्ढा उनकी सीट जाएगी चंडीगढ़ की। हाँ, तो फिर वो जाएगी उधर से। फिर अगर ना जीते तो फिर क्या होगा, है ना? मुझे तो नहीं लगता वो नहीं अभी। क्या परेशानी है मनीष तिवारी की कांग्रेस पार्टी को? क्या ये परेशानी है राकेश जी कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के पक्ष में आए थे? क्या कल जो वो चिट्ठी आई थी जिसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के हस्ताक्षर से, उस पे भी मनीष तिवारी ने उठाया था कि क्या भूल गए बैसारन में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा जो टीस अभी भी है वो है ऑपरेशन सिंदूर। शशि थरूर के साथ भी सेम बात है, वही समस्या है। और मनीष तिवारी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लीडर हैं, और आपने देखा था कि यूपीए के समय इन्होंने आईएनबी मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री को संभाला, और ये प्रखर नेता हैं। लेकिन उनको जिस तरह से पद दिया जाना चाहिए, कांग्रेस चाहे लोकसभा में की बात हो और अब पंजाब में, तो ये कहीं ना कहीं, और जिस तरह से कल पत्र का आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी कांग्रेस के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, कहा कि इनको क्या जरूरत है इस तरह के इसमें पढ़ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि मनीष तिवारी के उसी दिन से कांग्रेस में उल्टी गिनती शुरू हो गई, जब ऑपरेशन सिंदूर में जब वो डेलीगेशन के साथ गए। लेकिन उनको तो शायद बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे पार्टी। नहीं, देखिए ना, नहीं दिया ना, अभी उसमें दिया था, बजट सत्र में नहीं दिया, लेकिन मतलब उस टाइम नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया था। लेकिन देखिए, ये तो हम लोग सुन रहे हैं, काफी देर से सुन रहे हैं कि शशि थरूर भी चले जाएंगे बीजेपी में, लेकिन उधर भी तो एडजस्ट करने की बात है ना। शशि थरूर क्या मिलेगा उधर बीजेपी को? और क्योंकि ये बहुत सीनियर लीडर है, मंत्रित्व अगर मिले, कौन सा पोस्ट मिले? कांग्रेस पार्टी इतना सेफ क्यों खेल रही है? जी, अगर आपको जीतना है चुनाव, तो डायनामिक लीडरशिप, डायनामिक चेंजेस की आवश्यकता होती है। तो बहुत सेफ हो गया कि जो अभी हैं वर्तमान में वो बने रहेंगे। और आपने विजेंद्र सिंगला को एक कमेटी का चेयरपर्सन दे दिया, रंधावा जी को एक का दे दिया, डॉक्टर अमर सिंह को दे दिया, और इतने को चेयरपर्सन बना दिए। मेरे ख्याल से कभी इतने को चेयरपर्सन नहीं बने। अरे ये क्या है? को चेयरपर्सन होता क्या है? पंजाब को लेकर कितनी मेहनत करी राहुल ने 6 महीने से, 3 वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए, 4 बुला के मीटिंगें करी सारे नेताओं की, क्या करना है। 3 पहली बार पर्यवेक्षक भेजे गए, पर्यवेक्षकों से कहा कि आप प्रदेश के नेताओं को बुलाओ। अजय माखन और वो मीनाक्षी नटराजन, एक राजस्थान के एमपी थे जाटा, वो उनको कहा कि आप चर्चा, भाई इतनी चर्चा करने के बाद खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप जहां थे, एक ट्वीट में पढ़ रहा था, कह रहे थे बघेल जी का स्टैंप दिख रहा है इस पे, क्या आप इससे? भूपेश बघेल जी तो मतलब अगर भूपेश बघेल जी अगर एक मजबूत प्रभारी होते तो फिर 3 पर्यवेक्षक क्यों लगाने पड़ते? अजय माखन को भेजा गया, अब मीनाक्षी नट की आप बात करो। अरे बात क्या करनी थी? आपने जब पहले दिन से तय कर लिया कि भाई चन्नी एक बार चेतावनी दे चुके हैं, चन्नी वहाँ भाषण दे चुके हैं कि हमारी 35%, देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य है पंजाब, जहाँ पर कि 35% दलित हैं। और काशी राम ने पंजाब से राजनीति शुरू करी थी दलितों की, इसीलिए तो चन्नी चाहते थे। देखिए, क्या कोई नेता है ऐसा राकेश जी जिसको पद नहीं मिला हो? कांग्रेस इतना सेफ खेल रही है, क्या ये सेफ खेलने से वो चुनाव दोबारा जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए क्योंकि आपने अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काफी अच्छा किया, तो कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा, तभी तो जीत पाएंगे। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छा किया था, लेकिन जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, एक कांग्रेस को एक होकर अगर कांग्रेस लड़ती तो वहां पर अच्छी स्थिति थी कांग्रेस की। लेकिन आप जाइए, प्रताप सिंह बाजवा से बात कीजिए, चन्नी से बात कीजिए, राजा वड़िंग से बात कीजिए, मनीष तिवारी के आपने देख ही लिया आज,
तो ऐसे नेताओं में सिर फुटौल है कि कांग्रेस ऐसे बलबूते कैसे पंजाब निकाल पाएगी। हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस, जबकि आप पार्टी की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू को साइड करने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई। नहीं तो फिर इसे क्या नहीं, बीजेपी देखिए हम लोग जो सुन रहे हैं वो बीजेपी कुछ इनरोड्स बना रहा है, स्पेशली हिंदू नहीं वोट में कर रहा है, और पंजाब एक में, ऑपरेशन भी चल रहा पंजाब है, में। ऑपरेशन वही मैं भी चल कहने रहा वाला है। था कि अब फायदा बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी को फायदा होगा। देखिए एक आपको बता दूं कि जो बीजेपी देखिए के हिंदू टॉप वोट तो अभी बीजेपी की तरफ जाएगी। बीजेपी के जो टॉप मेरा लीडर मानना है का चन्नी रणनीति भी बीजेपी में आएगा। अच्छा, आ सकता हाँ, है। जिस मैं तो वो ये बात संतुष्ट बहुत नहीं, पहले- वो कैंपेन कमेटी चेयरमैन से संतुष्ट नहीं होंगे आपके साथ। कुछ नहीं है वो उसका खेल। मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते उनसे, जब यहाँ मीटिंगें चल रही थी। मैंने कहा ऐसी, मैंने पूछा था कि क्या आपको राहुल गांधी से आप व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं इस बीच 2-4 महीने में? तो उसने कहा नहीं मिला मैं। तो आप समझ सकते हैं कि चन्नी को इस चीज़ का तो आभास हो गया कि मेरा एक तरीके से मैं साइड हो चुका हूँ, मुझे आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो उसकी एक ही चाहत है। एक तो चाहत भी कांग्रेस ने जगाई, अंबिका सोनी और प्रियंका एंड कंपनी ने उसको मुख्यमंत्री बनवा दिया पिछली बार। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, सब वो क्या कहते हैं अपना ये जो रंधावा मुख्यमंत्री बन जाते तो शायद कांग्रेस थोड़ा ठीक रहती। लेकिन सेम स्थिति, सेम पुरानी वाली स्थिति अब हो और गई। रंधावा को भी आपने एक कमेटी का बस चेयरपर्सन बना दिया, तो रंधावा जी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो यानी कि कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, डायनेमिक चेंज कर दिया था, वो भी ठीक नहीं बैठा था। नवजोत सिद्धू को वहां बना के कैप्टन को भी हटाया था। और इस बार सेफ खेला है कांग्रेस पार्टी ने, मगर ये सेफ से क्या वो अनसेफ हो जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मगर कल बड़ी एक जानकारी हम देने वाले हैं, तो लौटिएगा 4:30 बजे इंडिया न्यूज पर।